हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी इंडिया के वो इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय संगठन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं सारे इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं? एक तो बहुत सारे संगठनों का ऐसा पूछा जाता है कि वो बने कब थे, यानी उनका जो फाउंडिंग ईयर है वो कौन सा था, किस साल में बने। उनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि उनका पहला चेयरमैन कौन सा था, या बहुत सारा और अतिरिक्त तथ्य भी होता है जो मैं आपको बताता चलूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हैं भारत का सेंट्रल बैंक है और इसका जुरिस्डिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। आप आरबीआई का लोगो देखिए, इसमें आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी। ये जो एनिमल है ये है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं। और ये जो पेड़ है ये खजूर का पेड़ है, इसे पाम ट्री कहा जाता है। तो आरबीआई बना कब था? आरबीआई बनने के लिए एक एक्ट पास हुआ था, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया था। तो आपको यह याद रखना है कि आरबीआई जो है वो हरकत में कब आया। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है, आरबीआई कब बना, तो आप बोल देंगे 1 अप्रैल 1935 से काम करना स्टार्ट कर दिया था, यही ऑप्शन में आपको मिलेगा। और एक्ट कब पास हुआ था? तो 1934 में हुआ था आरबीआई एक्ट पास। फिर आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, राइट। और जो जब जब भारत ये आजाद हो गया, ये तो आजादी से पहले की बात है, 34 35, जब भारत आजाद हो गया था 1947 में, तो आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 को। और ये भी बहुत बार आता है कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ। अब जो नोट छापता है आरबीआई, तो आरबीआई की दो कंपनियां हैं, ठीक है। एक है जिसको बोलते हैं एसपीएमसीआईएल यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरी कंपनी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दो कंपनियां हैं जो करेंसी को प्रिंट करती हैं। जो एसपीएमसीआईएल है ये करती है नासिक और देवास में, नासिक महाराष्ट्र में है और देवास मध्य प्रदेश में है। जो दूसरी कंपनी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये दो जगह नोट छापती है, एक तो मैसूर में और एक सल्बोनी। मैसूर कर्नाटक में है और सल्बोनी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा सिक्के सिक्के बनाने का काम कौन करता है, जिसे मिंटिंग ऑफ कॉइन बोलते हैं, तो ये करता है एसपीएमसीआईएल। यहां पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग के साथ ये मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है। तो मिंटिंग का काम ये करती है, और 4 जगह भारत में सिक्के मिंट किए जाते हैं, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। अब बात करते हैं सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। कैपिटल मार्केट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये मेन डिफरेंस होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। सो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। हमारे जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि, इसका जुरिस्डिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। यह बना कब था? 12 अप्रैल 1988 को बना था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो सेबी के मेंबर कौन होते हैं? सेबी में 9 लोग काम करते हैं। एक होता है चेयरमैन, सेबी का एक चेयरमैन होता है। फिर 2 मेंबर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, 1 मेंबर आता है आरबीआई से, और 5 मेंबर आते हैं हमारी केंद्र सरकार से। तो आप गिन सकते हैं टोटल 9 लोग हैं जो सेबी को कंट्रोल करते हैं। और जो ये 5 मेंबर आते हैं ना सरकार से, इन 5 में कम से कम 3 होल टाइम मेंबर यानी पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए। अब बात करते हैं पीएफआरडीए। ये रिलेटिवली काफी लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत नया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पेंशन फंड जो होता है उसको ये उसका नियामक है, उसको रेगुलेट करता है। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। पीएफआरडीए बना कब था? पीएफआरडीए 23 अगस्त 2003 को बना था, लेकिन तब इसे बोलते थे, तब मतलब ये इसको पूरी पावर नहीं मिले थे, ये पूरा एकदम जिसे कहते हैं कि फुल प्रूफ नहीं हुआ था उतना। राष्ट्रपति ने बिल तो पास हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने साइन नहीं किए थे। तो इंटरिम पीएफआरडीए जब बना था 23 अगस्त 2013 को बना था। फिर 2013 में उस वक्त जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने बिल पर अपने साइन कर दिए और फिर ये एक्ट बन गया था प्रॉपर। सो 23 अगस्त 2003 को बना था पीएफआरडीए।
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, और 6 में से जो हैं 3 मेंबर होल टाइम मेंबर होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड एक्चुअली पहले क्या था, एग्रीकल्चर लोन वगैरह ये सब पहले आरबीआई ही देखता था डायरेक्टली, लेकिन फिर जरूरत महसूस हुई कि एक अलग से संगठन होना चाहिए जो एग्रीकल्चर लोन वगैरह प्रोवाइड करे, तो एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी का नाम था बी शिवारामन कमेटी। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि नाबार्ड बना था कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो ये कमेटी है बी शिवारामन कमेटी, और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था। ये डेट सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 12 जुलाई 1982। तो इसने किसको रिप्लेस किया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। एक का नाम था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और एक रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, ये आरबीआई का था। साथ ही साथ एक एआरडीसी भी था, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन सबको हटा के बस एक अलग से स्पेशलाइज्ड बॉडी बना दी गई जिसका नाम था नाबार्ड, और नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब बात करते हैं सिडबी की। जो हमारे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री, उनको लोन वगैरह देता है, उनको रेगुलेट करता है, उनको लाइसेंस देता है, तो ये काम है सिडबी का। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर इसका जुरिस्डिक्शन है। ये बना था 1990 में, तो ये ईयर आपको याद रखना है, ईयर पूछा जाता है। सिडबी कब बना था, 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। हेडक्वार्टर तो सबके इंपॉर्टेंट ही है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, एमएसएमई हैं, छोटे लघु और मध्यम उद्यम हैं, उनको ये रेगुलेट करता है, उनको लाइसेंस देता है, उनको लोन देता है और उनके लिए सब कुछ एक तरह से काम करता है। अब बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक यानी राष्ट्रीय आवास बैंक। बेसिकली भारत में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, नाम से पता चल रहा है, अगर आपको घर बनाने के लिए लोन चाहिए तो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से लोन लेंगे। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो होती हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको लाइसेंस देता है, जरूरत पड़ने पर उनको क्रेडिट देता है नेशनल हाउसिंग बैंक। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 9 जुलाई को बना था, 9 जुलाई 1988 को बना था। और एक बात और याद रखिए कि एनएचबी पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा ओन्ड है। इसका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं दूरसंचार नियामक यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, भारत सरकार ने सेटअप की थी और ये 20 फरवरी 1997 को बना था। 20 फरवरी 1997। बहुत सारी चीजें करता है टीआरएआई, जैसे टेलीकॉम सर्विसेज और टेलीकॉम जो टैरिफ हैं उन्हें रेगुलेट करता है, नजर भी रखता है कि जो कंपनियां हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही, क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें बस 3-4 ही कंपनियां हैं इंडिया में, तो वो 3-4 कंपनियां अगर चाहें तो आपस में प्राइस वगैरह सारे मिलकर बढ़ा सकते हैं। जैसे जो वोडाफोन है यानी आज के टाइम में जो वाई बोलते हैं जिसे, या एयरटेल है, जियो है, बस ये 3-4 ही कंपनियां बची हैं। तो ये चाहे तो तीनों मिलकर एक सेटिंग कर लें कि हम जो प्राइस है काफी ज्यादा कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आप किसी का भी खरीदिए, अगर कनेक्शन आपको उतना हाई प्राइस देना पड़ेगा। तो इस तरह की जो एक कार्टल बोलते हैं इसे, जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट होती है ना, ओलिगोपोली मतलब जहां पे बेचने वाले दुकानदार जो होते हैं बहुत कम होते हैं। अब यहां पे जो बेचने वाले हैं सिर्फ 3 कंपनियां हैं, वोडाफोन, एयरटेल और जियो, और भी 2-4 हैं, बस गिन के मुश्किल से 10 से कम हैं, सारे सब मिला लूं तो इतनी कम कंपनियां हैं, लेकिन जो उपभोक्ता हैं, जो लेने वाले लोग हैं, वो कम से कम 150 करोड़ के आसपास हैं। तो ये इस तरह की मार्केट को ओलिगोपोली बोलते हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट में एक खतरा ये रहता है कि जो बेचने वाले लोग हैं, क्योंकि वो कम हैं, तो आपस में मिलकर वो सेटिंग कर सकते हैं, जिसे कार्टल कहा जाता है, CARTEL, कार्टल फॉर्मेशन। इसी तरह जो हमारी एविएशन है, जो एयरलाइन कंपनीज हैं, वो भी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है। तो टीआरएआई क्या करता है, टेलीकॉम सेक्टर में नजर रखता है सारी कंपनियों पे, टेलीकॉम सर्विसेज और टैरिफ्स को रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसमें एक चेयरमैन होता है और 2 से ज्यादा फुल टाइम मेंबर नहीं हो सकते और 2 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भी काफी नया है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया था, FSSAI। यह 5 अगस्त 2011 को बना था, तो काफी नया है। और यह बेसिकली क्या करता है, पब्लिक हेल्थ यानी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उन पर नजर रखता है, उनकी टेस्टिंग करता है। FSSAI समय समय पे रेगुलेट करता है, फूड सेफ्टी को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसमें एक चेयरमैन और 22 मेंबर होते हैं। तो FSSAI आज की तारीख में ये 3 तरह के लाइसेंस देता है। रजिस्ट्रेशन करता है उन कंपनीज का जिनका टर्नओवर 12 लाख से कम है साल का। स्टेट लाइसेंस देता है उन्हें जिनका 12 लाख से 20 करोड़ तक का टर्नओवर है, और सेंट्रल लाइसेंस देता है जिनका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब बात करते हैं नेस्कॉम।
नेस्कॉम, एजोचैम, फिक्की वगैरह ये सब भी आपको पढ़ने होते हैं। तो नेस्कॉम क्या करता है? ये एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है, जिसका काम है मेनली ये दो तरह की कंपनियों के लिए होता है नेस्कॉम, एक तो आईटी कंपनी और एक बीपीओ। ठीक है, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। तो आईटी और बीपीओ जो कंपनीज हैं उनकी एसोसिएशन है ये ट्रेड एसोसिएशन, और ये इनके हितों को दिमाग में रख के सरकार से बात करती है, ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करती है। ये 1 मार्च 1988 को बनी थी। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हर साल ये इंडियन लीडरशिप फोरम भी ऑर्गेनाइज करती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं एजोचैम की। एजोचैम भी एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और एडवोकेसी ग्रुप है जो नई दिल्ली में बेस्ड है। एजोचैम 1920 में बना था और एजोचैम का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो एजोचैम किस तरह की इंडस्ट्रीज को देखता है? ये बेसिकली इन 3 चीजों पे नजर रखता है, जैसे ट्रेड, नेशनल और इंटरनेशनल। जो मतलब एजोचैम के जो मेंबर होते हैं वो इन इंडस्ट्रीज से आते हैं। जैसे जो नेस्कॉम के मेंबर हैं वो आईटी से आते हैं और बीपीओ से आते हैं, उसी तरह से एजोचैम के मेंबर नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड इंडस्ट्री, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, और प्रोफेशनल्स जैसे सीए, लॉयर, कंसल्टेंट, तो कोई भी एजोचैम का मेंबर बन सकता है। फिर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ये चेक करता है कि कंपनी जो है आपस में कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही। ठीक है, कंपटीशन जो है वो फेयर होना चाहिए, तो उसको चेक करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसीलिए मर्जर एक्विजिशन वगैरह की जो परमिशन है वो भी कई बार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से लेनी पड़ती है। मोनोपोलिस्टिक जो प्रैक्टिसेस है उनको भी कम करता है। तो ये कंपटीशन रेगुलेटर है इंडिया का, राइट। ये कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत हरकत में आया। तो फाइनली ये बन गया था 14 अक्टूबर 2003 को, और इसके पहले चेयरमैन थे धनेंद्र कुमार। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो 14 अक्टूबर 2003 को बना था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं सीएसआईआर की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सीएसआईआर के अधीन आते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और ये 26 सितंबर 1942 को बना था। नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है। ये बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल रिसर्च करता है। इसके अंडर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसे फंड करती है, पैसा देती है। तो ये भारत में जो भी रिसर्च होता है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओशियन साइंसेज, पेट्रोलियम, फूड, केमिकल, माइनिंग, लाइफ साइंसेज, मेटलर्जी, लेदर एंड एनवायरमेंटल साइंस वगैरह, तो इन सब में रिसर्च करता है। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो सीएसआईआर होता है इसका प्रेसिडेंट हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा ऑटोमेटिकली सीएसआईआर का जो चेयरमैन है बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। चेयरमैन पद नहीं होता है, इसमें प्रेसिडेंट होता है। फिर वाइस प्रेसिडेंट इसका होता है जो भी हमारा मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, तो ऑटोमेटिकली वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है सीएसआईआर का। और सीएसआईआर की एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसका हेड होता है डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल समय समय पर अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा सीएसआईआर ने एक प्राइज स्टार्ट किया था, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो स्टार्ट किया था, ये शांति स्वरूप भटनागर के नाम पे किया था जो सीएसआईआर के फाउंडर डायरेक्टर थे। तो ये प्राइज 1958 में स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है, और यह बना था 2 मई 1951 को। 2 मई 1951 में यह बना था, और इसके कई बार नाम बदले गए तो उनमें हम नहीं जाएंगे, बस आप याद रखिए आज की तारीख में इसे सीएसओ बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज होते हैं उन पे नजर रखता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यह बना था 1974 में, 22 सितंबर 1974। और इसको जो पावर्स हैं वो मिलती हैं और भी ज़्यादा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 से। APC, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, APCP 1981 से भी इसे ताकत मिलती है। तो ये एयर पॉल्यूशन वगैरह को कम करने के लिए भी काम करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसे सेंसर बोर्ड बोलते हैं। हमारी फिल्मों वगैरह में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपत्तिजनक है उसको ये हटवा देता है,
ये स्टैट्यूटरी फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अधीन काम करती है। तो ये 15 जनवरी 1951 को बना था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये मिनरल्स एक्सप्लोर करता है, ठीक है, मिनरल एक्सप्लोर करता है। जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम की खोज हुई थी, तो वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। राज्यों में कहाँ पे खनिज हो सकते हैं, कहाँ पे भू संपदा हो सकती है, उस पर नजर रखना, उसको एक्सप्लोर करना, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन काम करता है। 1851 में बना था, इसको अंग्रेजों ने बनाया था, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ है? और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1851 में इसे बनाया था। आपको यहां पे बता दूं कि ये दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण है भारत का। सबसे पुराना है सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1767 में बना था, 1767, और ये दूसरा सबसे पुराना सर्वे है। यहां पे आपको ये भी बताना चाहूंगा, एक होता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भी पूछते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। और एक होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसे बोलते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, और इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। और इनका काम क्या होता है? नए नए पौधे, जो वनस्पति संरक्षण जो है सर्वेक्षण, वो नए नए पौधे खोजता है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे का मतलब भी होता है सर्वेक्षण करना, यानी कि नई नई चीजें खोजना। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनरल्स को खोजता है मेनली, वैसे ही नए नए पौधों की खोज करता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और नए नए एनिमल्स की खोज करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया, जो सबसे पुराना है, 1767 में बना था, और इसका काम क्या है? मैपिंग और सर्वेइंग करना। मैपिंग और सर्वेइंग, 1767 में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, जो टेरिटरीज वगैरह हैं उनको मैप करने के लिए, उनको सर्वे करने के लिए। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून में है। अब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये मेन बॉडी है मेडिकल रिसर्च के लिए इंडिया में, बायोमेडिकल रिसर्च के लिए सारे एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करती है, राइट। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इसे बोलते हैं। 1911 में ये बनी थी। आप इनके लोगों में भी देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है सर्विंग द नेशन सिंस 1911। तो 1911 में ये बनी थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन काम करती है। अब बात करते हैं बीमा नियामक, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है सबको, ये उनके लिए स्टैंडर्ड पॉलिसीज भी बनाती है, उनको लाइसेंस भी देती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आती है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, पहले दिल्ली में था, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। सो ये क्यों बनी थी इरडई? ये बनी थी मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ये भी आपको याद रखना है, मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बनाई गई थी 1999 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यहां पे लिखा है ना भाक्रूप, एक्चुअली क्या है ये? भाक्र अनूप है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसके अधीन काम करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये चलाता है, राइट, बहुत सारे। ये बना था 16 जुलाई 1929 को। अब बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने नेशनल वाटरवे 1 सुना होगा, प्रयागराज से हल्दिया, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3। तो ये भारतीय जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बोलते हैं इसे, जो हमारे देश के अंदर जो भी जलमार्ग बनते हैं नेशनल वाटरवे, उनको ये बनाता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये क्रिएट किया गया था 27 अक्टूबर 1986 को। 27 अक्टूबर 1986। इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है, और ये जो भी हमारे वाटरवे हैं जलमार्ग, उनको बनाता भी है और रेगुलेट भी करता है। LIC अगेन सबसे बड़ी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। तो LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। जब ये बनी थी तो 200 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियों को मिला के एक करके LIC बनी थी। और ये बनी कब थी? ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 1956।
1 सितंबर 1956। फिर है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एकमात्र सरकारी री इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, 1972 में बनी थी ये, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, ये एक बॉडी है, ये नई बनी है, नेशनल मेडिकल कमीशन 2020 में बनी है, राइट। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था पहले, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करके सरकार ने बना दिया नेशनल मेडिकल कमीशन। तो 2020 में ये बना है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ये जो वर्क प्लेस सेफ्टी होती है उसके लिए काम करती है, और ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने क्रिएट किया था 1966 में। इसका काम ये है कि हमारे जो वर्क प्लेसेस हैं जहां पे हम काम करते हैं वहां लेबर को सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट पे फोकस किया जाए, राइट। तो ये बनी थी 1966 में। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भारत की सरकार ने बनाई थी, राइट, और एनसीईआरटी 1961 में बनाई थी। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है एनसीईआरटी का, और इसका काम यह था कि भारत में जो इस तरह की शिक्षा को डिज़ाइन किया जाए जो राष्ट्रीय भी हो और डाइवर्स कल्चर्स को सपोर्ट भी करे, इस तरह का शिक्षा का फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाए। फिर AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये बेसिकली ये एक नेशनल लेवल काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन काम करती है। ये बनी थी नवंबर 1945 में, पहले एडवाइजरी बॉडी थी, बाद में 1987 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया था थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। यूपीएससी का चेयरमैन होता है, आप जानते हैं। तो भारत में कौन से ऐसे पोजीशन होते हैं जिनको दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता वहां पे? एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, यूपीएससी का चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और भारत का CAG। ये चारों लोग दोबारा इन्हीं पद पर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। सो यूपीएससी जो है 1 अक्टूबर 1926 को बना था और कई सारे बदलाव इसमें किए गए। जब ये बना था तब इसको पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पे जानते थे, फिर बाद में ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया था 1935 में। तो ऐसे कर करके इसमें कई बदलाव आए, फाइनली आज इसको हम यूपीएससी बोलते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद ही हम इसको यूपीएससी बोलना हमने शुरू कर दिया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसके बाद NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये 1953 में बना था भारत की सरकार के द्वारा। इसका काम क्या है? भारत में जो टेक्नोलॉजी हैं, इन्वेंशन करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना यूनिवर्सिटीज वगैरह में, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 में बनी थी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये क्या करती है? ये प्रेस पे नजर रखती है, प्रेस क्या छाप रहा है, क्या प्रेस की क्या भूमिका है, एथिक्स पे काम करती है प्रेस के, और इसमें एक चेयरमैन होता है जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेन ऑर्गेनाइजेशन है। जब 1982 में एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, तब ये बनी थी। ठीक है, भारत में 2 ही बार एशियन गेम्स हुए हैं। जो सबसे पहले एशियन गेम्स हुए थे 1951 में हुए थे नई दिल्ली में, और फिर 1982 में हुए थे। तो तब ये बनी थी और इसका काम यह है कि भारत में स्पोर्ट्स का विकास किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के अंतर्गत ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, दिल्ली में है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खिलाड़ियों को ट्रेनिंग वगैरह भी करती है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी निकालती है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 2 इंस्टीट्यूट हैं। एक है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये पटियाला में है, पंजाब में, और दूसरा है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो तिरुवनंतपुरम में है। फिर है KVIC, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1957 में सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत बनी थी KVIC, और ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अधीन काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अधीन काम करती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारत में खादी का विकास करना इसका मेन काम है। फिर है एपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपेडा का काम क्या है? जो एग्रीकल्चरल हमारे फूड प्रोडक्ट हैं और प्रोसेस्ड यानी जिनका प्रसंस्करण हो चुका है ऐसे खाद्य उत्पाद, उनको एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सेटअप की थी, और ये जो है
1985 में एक कानून पास हुआ था, उसके तहत 1986 में बनी थी। तो फाइनली ये 13 फरवरी 1986 को बनी थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो भारत में ये मेन बॉडी है जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं जनरली फ्रूट और वेजिटेबल ही होते हैं, तो फ्रूट और वेजिटेबल को एक्सपोर्ट में मदद करती है। फिर है नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये 2 अक्टूबर 1958 को बना था, गांधी जयंती के दिन। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और नाफेड का काम है भारत में जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसको करना। तो जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है उसको प्रमोट करना, विपणन करना। मार्केटिंग मतलब विपणन, तो वो करना, ये काम है। तो एग्रीकल्चर फार्मर वगैरह जो हैं वो नाफेड के मेंबर होते हैं और वो इसके काम में हेल्प करते हैं। फिर है ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये हमारे जनजातीय मंत्रालय के अधीन आती है। जो ट्राइबल लोग अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट हैं, हस्तशिल्प हैं, या इनके कोई उत्पाद हैं किसी भी तरह के, तो उनको बेचने में हेल्प करती है ये ट्राइफेड, उनकी मार्केटिंग करती है। इसके लिए ट्राइब्स इंडिया के नाम से शोरूम खोले हुए हैं जगह जगह पे, राइट। तो ट्राइफेड इनको सबको चलाती है। तो पहले जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अलग जो थी, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर थी, लेकिन बाद में फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आ गई थी। 1987 में बनी थी ट्राइफेड। इसका मेन काम है कि जो भी ट्राइबल लोग हैं वो जो व्यापार करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में, उनको उनकी मार्केटिंग करना, उनका व्यापार बढ़ाना, और जो भी ट्राइबल लोग बनाते हैं उनकी मार्केटिंग शहरों में करना, जिससे उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अधीन काम करती है, राइट। सो ये बनी थी 14 जनवरी 1965 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पहले चेन्नई में था, वहां से मूव करके नई दिल्ली में कर दिया गया था। इसका जो टॉप ऑफिशियल होता है वो एक चेयरमैन होता है। फिर है इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफको जो है ये 3 नवंबर 1967 को रजिस्टर की गई थी। एक ये मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में से एक है। इसका काम क्या है? इसका काम है भारत में फर्टिलाइजर की कमी ना हो तो फर्टिलाइजर को लगातार प्रोड्यूस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी मेन प्रोफेशनल बॉडी है, अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अधीन आती है। ये बनी थी 1 जुलाई 1949 को और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक ट्रेड एसोसिएशन है, जैसे नेस्कॉम और एसोचैम थे उसी तरह से है। ट्रेड एसोसिएशन और एडवोकेसी ग्रुप, नॉन गवर्नमेंटल, इंडिया में 1927 में बनाया था इसको GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने महात्मा गांधी के कहने पर इसे बनाया था। ये भारत में सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे मुख्य बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एक फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन भी बना था बाद में 1983 में, जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत का मौसम विभाग, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन काम करता है और ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था 1949 में, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसका मेन हेडक्वार्टर IMD का दिल्ली में है और ये 1875 में बना था। ये भारत का मौसम विभाग है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये 2010 में बना था और इसका काम ये है कि वो मुकदमे सुने, वो केसेस सुने जो पर्यावरण से रिलेटेड है। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंत, 2010 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़कें बनाता है, नेशनल हाईवे बनाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अधीन आता है। ये बना था 1988 में, एक एक्ट पास हुआ था, उसके तहत ये बना था। सो इसने 10 फरवरी 1995 को अपना काम शुरू कर दिया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके पहले चेयरमैन थे योगेंद्र नारायण। आपको ये याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अधीन आता है, क्योंकि एक मिलता जुलता संगठन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सड़कें बनाता है लेकिन ये बॉर्डर पे और पहाड़ों पे बनाता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम करता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है NHAI में और ब्रो में। सबसे पहले तो सड़कें कहाँ बनाते हैं? ये नॉर्मल जगह पे सड़कें बनाता है, शहरों में राजमार्ग वगैरह बनाता है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। लेकिन जो ब्रो है ये स्पेशलाइज्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है और ये बॉर्डर पे, हमारी सीमाओं पे और पहाड़ों पे दुर्गम रास्ते ये बनाता है। ब्रो वगैरह जो है टनल वगैरह बनाता है ब्रो, दुर्गम जगह पे। लेकिन NHAI मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अधीन काम करता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया,
म्यूचुअल फंड सही है, आपने एक कैंपेन सुना होगा म्यूचुअल फंड्स को भारत में ग्रो करना, विकास करना, तो ये 1995 में बना था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये बेसिकली म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया में जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है इंडिया की, उनका ये एसोसिएशन है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में जो विज्ञापन है उन पर नजर रखता है, उनको रेगुलेट करता है। ये 1985 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भारत में जो रतन है और जो ज्वेलरी होती है उसको प्रमोट करने के लिए, ये उनको प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट वगैरह को भी प्रमोट करने के लिए 1966 में ये बनी थी और इसको ऑटोनॉमस स्टेटस मिला था 1998 में। पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको बनाया था। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, देखिए नाम से पता चल रहा है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट देता है ये इंडियन एक्सपोर्टर को। यानी इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है, उसने विदेश में कुछ एक्सपोर्ट कर दिया पर पैसा मिला नहीं, तो उसके खिलाफ जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कंट्रोल करती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये बना कब था? ये बेसिकली 1957 में बना था, तब इसका नाम अलग था, बाद में पलट के 2 बार बदला गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये भी पूछते हैं कि किसने बनाया था, इसके पहले वो कौन थे, व्यक्ति तो बताता हूं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरानी जगह की खोज करना, धरती खोद के नमूने निकालना, जो पुराने आर्टिफैक्ट्स होते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो पे जैसे आपने देखा होगा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी मेंटेन करता है, हमारी हेरिटेज कल्चर को प्रोटेक्ट करता है, ये काम होता है इनका। तो ये 1861 में बना था और इसको शुरू करा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसने शुरू करा था? अलेक्जेंडर कनिंघम, और वही इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी बने थे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय मसाला बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कोची केरल में है। भारतीय मसालों को विदेश में कैसे एक्सपोर्ट किया जाए उसको बढ़ाने के लिए काम करता है। इसमें कई बोर्ड आ सकते हैं, जैसे टी बोर्ड होता है, चाय बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। चाय को भारत में ग्रो करना, उसको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर एक कॉफी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसी तरह एक टोबैको बोर्ड होता है, तंबाकू के लिए होता है, जिसका हेडक्वार्टर गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो कई सारे ये बोर्ड होते हैं। तो स्पाइसेस बोर्ड बना कब था? 1987 में, हेडक्वार्टर कोची केरला में है। तो ये था हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट वीडियो स्टैटिक जीके का। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा स्टैटिक जीके कोर्स जो है पसंद आया होगा। ये मेरा बेस्ट एफर्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।